Yeah, DBKs. You can start now. Okay, thank you, Sudhi. Okay, so this is the fourth session on the web development. हम लोगों ने पहले सेशंस में देखा इंटरनेट का फंडामेंटल, देन HTML, देन जावास्क्रिप्ट एंड टुडे CSS। नेक्स्ट हम लोग एक फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे और उसके बाद ये कंक्लूजन निकलेगा इस सेशन का। सो आज का हम लोग का टॉपिक है CSS। सो व्हाई वी नीड CSS, व्हाई वी नीडेड CSS। लाइक HTML है, सो HTML क्या करता है एंड CSS कैसे डिफरेंट है, कौन सा एस्पेक्ट है HTML का जो CSS कंप्लीट करता है। तो पहले इसको देखते हैं कि व्हाट इज CSS। तो आई गेस कि तुम लोगों ने नाम सुना ही होगा CSS का, और फुल फॉर्म उसका होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो इसका मतलब क्या होता है? सो जो HTML होता है वो बेसिकली एक एलिमेंट या किसी भी तरह का डिवीजन, ये सब काइंड ऑफ वेब पेज पे जो भी चीज़ तुम देखोगे वो चीज़ रहता है। CSS क्या करता है कि वो चीज़ जो तुम्हें दिख रहा है वो किस तरह से दिखना चाहिए, डिजाइन, लेआउट, कलर, फॉन्ट कलर, काइंड ऑफ थिंग, ये सारी चीज़ से डील करता है CSS। HTML क्या है? बस वेब पेज पे तुमको एलिमेंट दिखाना है तो HTML यूज कर लो, और उस एलिमेंट को कैसे दिखाना है, उसका डिजाइन कैसे रहेगा, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड, बहुत सारा चीज़ होता है, इस सारा के साथ डील करता है CSS। तो हम लोग आज वही पढ़ने जा रहे हैं। तो CSS को हम लोग HTML में तीन तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल CSS, दूसरा होता है इंटरनल CSS, एक्चुअली सीट होता है एक्सटर्नल सीट, इंटरनल सीट एंड इनलाइन। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो इज इट विजिबल एवरीवन? यस भैया। Yes, भैया. ओके ओके। Okay, so let's start with the new project. So I am naming this as a index.html and अब मैं इसमें सारा जो भी HTML है इमेट उसको ले आता हूँ Shift+1 से। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हेडर टैग से। कौन सा हेडर टैग? हेलो एलियंस लिखते हैं और हम इसे ब्राउजर पे देखेंगे। लाइव सर्वर से देखना, मैं लाइव सर्वर अभी काम नहीं कर रहा इसलिए हम यूज नहीं कर रहे हैं। So now you can see that it is presenting hello alien। अब अगर हमको इसमें कुछ चेंज करना है, लाइक फॉन्ट कलर चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, या कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, बहुत सारा चीज होता है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तीन तरीका बताएं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इनलाइन CSS से कैसे कर सकते हैं इसको। तो जो भी तुम्हारा एट्रीब्यूट है H1, यहाँ पे तुमको लिखना होगा स्टाइल। इसके बाद क्या करना होगा, इक्वल टू, अब तुम कौन सा प्रॉपर्टी देना चाहते हो, तो हम देना चाहते हैं कलर, तो यहाँ पे लिखेंगे कलर। कलर क्या, तो लिख देते हैं ब्लू, ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये ब्लू कलर का होके आ गया। इनलाइन CSS का मतलब क्या हुआ कि हम स्पेसिफिक टैग के ऊपर, मतलब जो भी लाइन है उसी पर हम ये डिजाइन का कोड लिख दिए हैं, तो ये होता है इनलाइन CSS। सिर्फ कलर लिख सकते हैं नहीं, बहुत कुछ लिख सकते हैं हम लोग, टेक्स्ट टाइप लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर लिख सकते हैं, तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ को लिख सकते हैं इनलाइन। प्रेफर नहीं करते हैं ज़्यादा इनलाइन क्योंकि ये थोड़ा मेसी हो जाता है। अगर तुमको एग्जैक्टली कोई एलिमेंट को करना हो तो वो फिर वो एलिमेंट खोजना पड़ेगा, वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है इंटरनल CSS। कल जावास्क्रिप्ट में जैसे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट का फाइल को ऐड किए थे, तो वो एक अलग फाइल बनाए थे, वो फाइल को यहाँ पे लिंक किए थे। तो जब हम एक्सटर्नल CSS करेंगे तो सेम चीज़ करेंगे, एक अलग फाइल बनाएंगे CSS का और उसको यहाँ पे लिंक करेंगे। और एक और तरीका क्या है जो कि है इंटरनल CSS जिसे हम कह रहे हैं,
कि यहीं पे हम डायरेक्टली कोड लिखेंगे। कोड डायरेक्टली कहाँ लिखेंगे? हेड में। हेड के आखिरी में जाओ और लिखो स्टाइल, ओपन क्लोज। जब भी तुमको कोड लिखना हो कलर का तो तुम इस स्टाइल में लिख सकते हो। ये एक अलग सेपरेट फाइल नहीं बन रहा है, हम उसी फाइल में इसे लिख रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसे इंटरनल CSS। अब समझो, यहाँ पे हम सिर्फ H1 लिखे हैं, यहाँ पे हम एक पैरा लिखते हैं कुछ भी, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। और हम स्टाइल में यहाँ पे लिख देते हैं कि देखो इस तरह से लिखा था, पी लिखेंगे सबसे पहला। पी कहने का मतलब हम एक टैग को टारगेट कर रहे हैं कि जितना भी पैराग्राफ वाला टैग है उसके साथ हम कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। एंड कर्ली ब्रेसेस। अब जो भी हम इस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसका जो कलर है, पैरा का कलर हो जाए रेड, एंड सेमी कॉलन से क्लोज करना। अब हम इसे रिफ्रेश कर रहे हैं तो देखो पैरा आया रेड कलर के साथ। ये हुआ जब हम लोग कोई एक स्पेसिफिक टैग को टारगेट करके उसका कलर। तो क्या होगा, कैसे भी इस पैराग्राफ को चेंज करेगा? नहीं, अगर आगे कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसको भी चेंज कर देगा। फिर से हम लिख रहे हैं सेम चीज, ये भी रेड कलर का ही आएगा। क्यों हम ऐसा हुआ? क्योंकि स्टाइल में हम क्या बोले, जितना भी पैराग्राफ है सबका कलर चेंज कर दो रेड। वो हो गया। सेम उससे से H1 के साथ भी कर सकते हैं। H1 का भी इनलाइन CSS में कोई कलर है ब्लू, अगर हम यहाँ पे वही चेंज करके हम यहाँ पे उसको कर दे ग्रीन, तो देखो क्या होता है, कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों? कोड देखो CSS में क्या होता है कि जो आखिरी CSS तुम लिखोगे ना, ये उसके हिसाब से चलेगा। पहले तो हम लिख दिए, जब जब HTML चल रहा है सबसे पहले ये चीज को पढ़ा कि ठीक है HTML को ग्रीन करना है। देन जब वो बॉडी में गया तो देखा कि इसमें इसके कलर को बोला गया है कि ब्लू रखने, तो ये प्रीवियस CSS को ओवरराइट कर दिया, और ये वाला अपने प्रीवियस CSS को ओवरराइट कर दिया और फाइनली कलर को ब्लू कर दिया। अगर हम इसको हटा दें, देन ये ग्रीन है। तो ये था इंटरनल CSS। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल CSS का, मेनली उसी पे काम करेंगे। तो यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं index.css करके। एक्सटेंशन इसका CSS ही होता है, और यहाँ पे हमको लिंक करना होगा उस फाइल को। लिखते हैं ऐसा लिंक, देखो मेरा VS कोड है, ऑटो कंप्लीट हो ही जाता है। जेल, जेल का मतलब रिलेशन, कैसा, स्टाइल शीट। और यहाँ पे एक और चीज हमको लिखना होगा, टाइप, किस टाइप का है वो फाइल। तो टेक्स्ट होगा, और उस टेक्स्ट कौन सा होगा, CSS फाइल का टेक्स्ट होगा। और रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, तो यहीं पे है मेरा, तो हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे index.css। अगर ये किसी और फोल्डर में होता तो उसका अलग तरीका है लिखने का, लाइक .बैकस्लैश करके दूसरा फोल्डर में जाके फिर उस फाइल को लेने का। तो ये तो मेरे सेमी फोल्डर में, तो डायरेक्टली हम फाइल का नाम लिख दिए। तो अब ये इस index.css से लिंक हो गया है। अब अगर हम यहाँ पर लिखें कोई भी CSS, H1 लिखेंगे, कलर ब्लू लिखते हैं, देखो ये कलर ब्लू हो गया। यहाँ तक समझ में आया ना, किस तरह से हम लोग लिंक किए CSS फाइल को HTML में, देन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उस पर CSS। हम लोग पैरा पे भी कर सकते हैं, कलर रेड, रिफ्रेश, तो ये रेड हो गया। ये में हम लोग का दो था, मेनली इनलाइन हो गया, इंटरनल हो गया, वो बस बताने के लिए था कि इस तरह से किया जा सकता है। मेनली हम लोग एक्सटर्नल पे ही काम करेंगे और सारा प्रॉपर्टी देखेंगे पॉसिबल जितना भी हो सकता है CSS का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या देखने वाले हैं, ID।
अब जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पैरा में लिख दिया कलर रेड, तो ये दोनों पैरा का कलर रेड हो गया। तो हम चाहते नहीं बस इस पहले वाले पैरा का कलर ही रेड हो, दूसरे वाले का कलर रेड ना हो। तो कल भी बात किए थे जब HTML का सेशन हुआ, तब भी बात किए होंगे हम लोग CSS और आईडी का, सॉरी क्लास एंड आईडी का। आईडी क्या है? आईडी एक यूनिक आइडेंटिटी है किसी भी एलिमेंट या टैग का। जब भी तुमको किसी भी चीज को एज ए यूनिकली ट्रीट करना है तो हम लोग आईडी लिखेंगे उसमें। पर क्या क्लास का मतलब क्या है कि क्या उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है? क्लास का मतलब भी आइडेंटिटी है, पर वो यूनिक नहीं होगा। कहने का मतलब बहुत सारे टैग का क्लास सेम हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर h1 है, हम इसे आईडी देते हैं हेडर, ठीक है, ये पैराग्राफ है, इसे हम क्लास देते हैं पैरा, और इसे भी क्लास दे सकते हैं हम लोग पैरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई और हम लोग समझो एक और कुछ बनाए, सपोज बटन। इसे अगर हम लोग आईडी दे सेम हेडर नाम का, तो फिर ये कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आईडी का मतलब ही है, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करेगा, तुम जो भी चीज करोगे अप्लाई इस नाम पे, आईडी वाले नाम पे, वो होगा। बट यहाँ पे कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि आईडी का एग्जिस्टेंस ही इसीलिए है कि वो यूनिक होना चाहिए। अगर तुम उसको यूनिक नहीं रखते हो तो फिर उस पर कोई काम करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्लास को इसीलिए बनाया गया है ताकि तुम अगर तुम एज ए ग्रुप कोई चीज को लेना चाहते हो, बहुत सारी चीज में सेम प्रॉपर्टी डालना चाहते हो, तुम क्लास का यूज कर सकते हो सकता है अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा हो, अभी हम जैसे से इम्प्लीमेंट करेंगे वो समझ में आ जाएगा। इसे हटाते हैं। देखो ये क्लास है पैरा, क्लास हटा देते हैं, आईडी देते हैं, और इस पैरा को कुछ और आईडी देते हैं, पैरा करके। तो अब अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ इस पैरा पे कोई चीज को अप्लाई किया जाए तो कैसे करना है? तो देखो जब भी तुम अगर किसी आईडी पे CSS लिखना चाहते हो तो तुमको हैच से उसे लाना होगा, हैच लिखो एंड देन जो भी तुम्हारा आईडी का नाम है, तो पैरा था ये। फिर हम चाहते हैं कि उसका कलर क्या हो, उसके लिए पहले हमको इसे हटाना होगा, इस कर लेते हैं, ठीक है, अभी पूरा ब्लैक है। हम चाहते हैं वो फर्स्ट मेरा जो पैरा था जिसका आईडी है पैरा, उसका हम कलर कर देना चाहते हैं रेड। अब देखो ये सिर्फ उस पैरा में ही रेड किया जिस पैरा का आईडी था पैरा, मतलब उस पैराग्राफ को रेड किया जिसका आईडी था पैरा, सेकेंड वाले को नहीं किया। अगर हम चाहते हैं कि दोनों में सेम चीज इंप्लीमेंट हो, सपोज 10 पैरा है, इस तरह से 10 या चलो 4 पैरा है, समथिंग लिखा हुआ, हम चाहते हैं 2 पैरा एक जैसा देखे और जो 2 पैरा है वो दूसरे तरीके से दिखे। तो देखो क्लास इक्वल टू पैरा क्लास 1, इसके क्लास को हम एक नाम दे रहे हैं, क्लास इक्वल टू पैरा क्लास, इसका भी नाम हम 1 ही देंगे। हम चाहते हैं ये जो पैरा स्टार्टिंग के दोनों पैरा ये एक जैसा दिखे, और ये जो नीचे वाला 2 पैरा है ये थोड़ा अलग दिखे। सिंपली पैरा 2 लिख देते हैं सर। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि आईडी क्या क्लास और आईडी दोनों लिखा जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये जो स्टार्टिंग का रो है इसमें देखो हम लोग समझो रेड कलर देते हैं, और ये जो लास्ट का रो है इसमें हम लोग ब्लू कलर देते हैं। अभी देख लो कैसा है, इस तरह से दिख रहा है। क्लास क्या है?
पैरा क्लास 1। अगर तुम्हें क्लास चाहिए सीएसएस में, तुम उसको डॉट से लिखोगे, डॉट जो भी क्लास का नाम है, देन कर्ली ब्रेसेस, और जो भी प्रॉपर्टी तुम देना चाहते हो। फिलहाल हम लोग सिर्फ कलर पे बात कर रहे हैं। कलर इसे ब्लू कर देते हैं। सेकेंड था डॉट पैरा 2, इसके कलर को कर देते हैं, ये करके देखते हैं, चलो ग्रीन कर देते हैं। देखो ये स्टार्टिंग का जो दो था वो दोनों ब्लू कलर का हो गया, क्यों? क्योंकि दोनों का क्लास का नाम क्या था? पैरा क्लास 1। आखिरी का दोनों ग्रीन दिख रहा है। अच्छा से दिख रहा है ना कि जूम कर जाए? हेलो। दिख रहा है। ठीक। तो स्टार्टिंग का दोनों का कलर ब्लू हो गया और आखिरी का दोनों का कलर ग्रीन हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है? ओके, फिर तो ये था कि क्लास का बाद जहाँ हम लोग एक से ज्यादा एलिमेंट पे हम लोग सेम नाम का क्लास दे सकते हैं, ताकि हम लोग अगर चाहें सेम फीचर रखना तो रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब, आईडी हो गया, अब बैकग्राउंड कलर पे बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले कलर देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे हम डायरेक्टली ब्लू लिख रहे हैं, तो कलर को भी काफी तरह से लिखा जा सकता है। हेक्सा वैल्यू होता है, आरजीबी होता है। हेक्सा वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, एफ पे खत्म होता है, 6 लेटर का होता है कॉम्बिनेशन। अगर तुमको व्हाइट लिखना है तो हैच 6 बार एफ लिख दो, ये व्हाइट होगा। या समझो पहले ब्लू लिखे हैं उसके बाद फिर व्हाइट लिखे हैं, तो क्या होगा, क्या लगता है कौन सा कलर ओवरराइट करेगा? देख लेते हैं। देखो सीएसएस इस तरह से चलता है, तुम आखिरी में जो लिखेगा वो चीज ओवरराइट कर लेगा इस तरह से। और एक और तरीका से कलर लिखाता है जो कि होता है आरजीबी वैल्यू, आरजीबी। और ये होता है तुम्हारा वैल्यूज, जहाँ ये ओपासिटी होता है आखिरी वाला, एंड ये तीनों आरजीबी में वैल्यू होता है। डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट कलर आ जाएगा तुम्हारा। ओके, नाउ इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। देखो इतना हटा दो। H1 का आईडी था हेडर, चलो H1 पे डायरेक्टली देख लेते हैं। हम बैकग्राउंड कलर लेते हैं, देख तो देखो इस तरह से वो पूरा बैकग्राउंड में हो गया। और भी कलर और भी प्रॉपर्टी होता है, देखो दिखा रहे हैं। अब हम लोग चलो डिव का बात करते हैं, डिवीजन। क्लास को हम लोग नाम देते हैं समझो बॉक्स, और यहाँ पे हम लोग सीएसएस अप्लाई करेंगे कि ये जो भी हम लोग डिवीजन बना रहे हैं किस तरह से दिखेगा। तो इसका क्लास का नाम दिया था हम लोग बॉक्स, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। डॉट बॉक्स, यहाँ पे देखो अब बॉक्स है तो हम लोग इसका क्या करना होगा, हमको विड्थ देना होगा और हाइट देना होगा कि कैसा दिखना चाहता है। चलो हम लोग अभी पहले इसको फुल रखते हैं। विड्थ 100% करने का मतलब तुम्हारा जो भी डिवाइस है उसका विड्थ वो कम्प्लीटली कवर कर लेगा। हाइट, हाइट 100% नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे 100 VH दे रहे हैं। VH का मतलब होता है व्यू हाइट, जितना भी दिख सकता है तुम्हारा स्क्रीन में वो हाइट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रुको देखते हैं। बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं इसका येलो, चलो रिफ्रेश करते हैं इसको।
इसे हटा देते हैं। अब देखो ये पूरा जितना भी तुम्हारा दिख रहा है वो पूरा कवर कर लिया येलो कलर से, पर तुम अगर अच्छा से देखो तो साइड साइड से हम लोग को एक व्हाइट कलर का डिस्टेंस दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, ये क्या है? तो अगर तुम ये चीज को हटाना चाहते हो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन एंड पैडिंग का, और एक और चीज आता है यूनिवर्सल। जो भी तुम वेबसाइट में जब भी तुम वेब पेज बनाते हो तो कि यूनिवर्सल तुम्हारा पहले से मार्जिन और पैडिंग सेट रहता है, तुमको उसको जीरो करना होगा। उसका तरीका क्या है? सबसे ऊपर में तुम लिख दो एस्ट्रिक ब्रेसेस मार्जिन जीरो, मार्जिन पैडिंग आगे जाके हम डिटेल में बताएंगे, या कि और पैडिंग जीरो। जब तुम ये कर दोगे तो देखो ये पूरा फुलफिल कर दिया, अब बिल्कुल भी गैप नहीं है, कंप्लीटली। तो ये था डिव का। अगर तुम चाहते हो कि पूरा स्क्रीन पे आ जाए, यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं हम लोग। बैकग्राउंड इमेज, फिर यहाँ पे लिखेंगे URL। यहाँ पे मैं पहले से इंपोर्ट किया हुआ है, लाइक इमेज का नाम था यस मारियो डॉट ये। देखो कैसे इमेज लाना है, जिस भी फोल्डर में तुम्हारा इमेज है उसको पहले कॉपी कर लो, और जिस भी फोल्डर में तुम लिख रहे हो वहां पे पेस्ट कर लो। लाइक करके दिखा देते हैं। मैं पिक्चर्स में यहाँ फोटोज है, समझो ये ट्री है, जिसे हम कॉपी कर लेते हैं। और जिस फोल्डर में मेरा HTML फाइल है तो ये है CSS में, तो यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं index.html CSS सब यहीं पे। हम यहीं पे उस फोटो को पेस्ट कर देंगे। मैं फोटो आ गया। अब जब भी हमको उस पिक्चर का यूज करना है हम डायरेक्टली उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो फिलहाल में हम मारियो पे यूज कर रहे हैं, कुछ वजह है दिखाने के लिए कैसा दिखता है। ये काफी छोटा इमेज है। तो देखो ये किस तरह से दिख रहा है, बहुत सारा मारियो आ गया। इमेज ऐसा नहीं कि बहुत सारा था, मैं एक ही मारियो का इमेज है, लेकिन ये इतना सारा दिख रहा है। तो इसे कैसे हैंडल किया जाए? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिपीट का। अगर तुम यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर दोगे तो तुमको बस एक इमेज दिखेगा। देखो, या फिर अगर तुम चाहते हो नहीं हमको रिपीट में चाहिए पर बस एक्स एक्सिस के अलाउ, तो यहाँ पे तुम लिख दो रिपीट एक्स, तो तुमको रिपीट में तो दिखेगा बट इस तरह से हॉरिजेंटल। अगर तुम चाहते हो नहीं हमको वर्टिकल में रिपीट चाहिए तो यहाँ पे वाई लिख दो, रिपीट वाई। तो देखो तुमको अब ये वर्टिकल में दिखेगा। तुमको रिपीट नॉट एट ऑल चाहिए, नो कर दो, नो रिपीट। और भी कुछ प्रॉपर्टी होता है तो देख लेते हैं क्या क्या था। रिपीट साइज, हाँ यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड साइज कर दें, सॉरी अटैचमेंट, 100%, 100%। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इस इमेज को अपने फुल पोटेंशियल पे चाहते हैं, जितना भी इसका साइज है। देखो ये कंप्लीटली फिल कर दिया, एक इमेज पूरा कवर कर दिया। ये इमेज मेरा काफी छोटा था इसलिए ये अभी पूरा फट रहा है। इसके लिए मेरे पास दूसरा इमेज है, वो हम सेट करते हैं अभी। नो सी, भैया ये 2 बार 100% क्यों हुआ? ये हुआ तुम्हारा विड्थ के लिए, एक हुआ हाइट के लिए। अच्छा ओके। तो मेरे पास एक इमेज था जो कि क्वालिटी था, तो देखिए ये कम्प्लीटली अच्छा से यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक चीज और होता है इमेज अटैचमेंट, ये काफी अच्छा चीज है, बताते हैं।
सॉरी बैकग्राउंड अटैचमेंट, नॉट इमेज अटैचमेंट। सो चलो ये तो हो गया, इमेज जो भी है तुम्हारा। बताते हैं अटैचमेंट से क्या हो रहा है। एक काम करते हैं, फिलहाल इमेज के नीचे हम कुछ पैरा लिखते हैं। दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। अब ये देखो, तुमको एकदम नीचे में हल्का सा दिख रहा होगा, ये दिख रहा है? क्लियर है? सबको दिख रहा है? हाँ भैया। कुछ और भी लिख देते हैं। इस तरह से। ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। हम जब स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो ये हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ा सा इमेज ऊपर आ रहा है इस तरह से। अगर हम ये बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स हटा दें, चलो इसको फिलहाल कमेंट करते हैं, अब देखते हैं कैसा होगा। देखो अभी मेरा इमेज ऊपर जा रहा है, तब हमको नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है। स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, देखो इमेज नीचे गया और फिर ये हमको टेक्स्ट दिखा। अगर हम बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर दे रहे हैं, देखो ये इमेज के ऊपर आ रहा है, मेरा इमेज एकदम फिक्स है, इमेज के ऊपर ये टेक्स्ट आ रहा है, अपीयर हो रहा है, दिख रहा है। ये था बैकग्राउंड अटैचमेंट का फायदा। जब तुम इसे फिक्स कर देते हो तो जो भी तुम्हारा उसके नीचे टेक्स्ट है तो ये उसके ऊपर से पार होता है। थोड़ा और इसको देखते हैं। हाँ, अगर इसी डिवीजन को हम एक बार और इसके नीचे लिख दें तो क्या होगा? दिख रहा है? ये पूरा पूरी उसके ऊपर से चला जा रहा है, ऊपर भी सेम इमेज, नीचे भी सेम इमेज। हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, एक और समझो ये बॉक्स है, यहाँ पे अदर बॉक्स देते हैं, बॉक्स 2। एंड बॉक्स 2 के लिए हमको फिर से एक अलग CSS लिखना पड़ेगा। करेंगे कुछ नहीं, ये जितना भी है हम इसको कॉपी करेंगे, बस हम इमेज चेंज करना चाह रहे हैं। इसे पैलेक्स वेबसाइट भी बोलते हैं। यहाँ पे ट्री जो कि अभी लाए थे। अब देखो जैसे जैसे ये जा रहा है, देखो दूसरा इमेज आ जा रहा है, अच्छा से देख लो, है ना कूल? इसे बोलते हैं पैलेक्स वेबसाइट। तो ये चीज था, ये कैसे किया? तो कुछ नहीं, एक डिवीजन बनाए, बॉक्स बनाए, फिर हाइट जो भी है दिए, इमेज दिए, अटैच कर दिए उसको, देन जो भी मैं पैरा था वो लिखे, फिर एक और डिवीजन बनाए, विथ हाइट दिए, दूसरा इमेज दिए, अटैच कर दिए, और ये अभी ये इस तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्लियर है ना यहाँ तक? यस भैया। अब बात करते हैं फॉन्ट फैमिली का। समझो तुम लोग को ये टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली बहुत बेकार लग रहा है, चाहते हो कुछ अलग से नया लाए। तो वैसे तो इनबिल्ट कुछ कुछ है, सेंस सेरिफ ये सब, तुम चाहते हो नहीं हम गूगल फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, जहाँ और भी हजारों तरह का नया नया फॉन्ट, एक अलग तरह का फॉन्ट रहता है, तो वो सब यूज करना चाहते हो तो कैसे यूज कर सकते हो? तो कुछ नहीं, सर्च करना है गूगल फॉन्ट। यहाँ पे जो भी फॉन्ट तुमको अच्छा लग रहा है, सपोज ये वाला थोड़ा बेटर लग रहा है, इसे उठा लेते हैं। यहाँ पे भी कौन सा कितना बोल्ड, चलो ये सिलेक्ट दिस स्टाइल। यहाँ पे देखो तुमको बोला है कि ये लिंक है टू इम्बेड अ फॉन्ट, कॉपी द कोड इनटू हेड ऑफ योर HTML। बता रखा है कैसे करना है, तो इसे तुम आराम से कॉपी कर लो यहाँ तक। आओ अपने VS कोड में फिर से हेड में जाओ,
और पेस्ट कर दूं यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा पेस्ट। तो क्या पेस्ट करने से अब क्या मेरा फॉन्ट हो जाएगा सेम? नहीं, हमको अभी एक और चीज करना है। जब यहाँ पे लिखा है कि अब जब भी तुम इस फॉन्ट का यूज करना चाहते हो, अगर तुम किसी खास एलिमेंट टैग के साथ करना चाहते हो, तुमको CSS तो यूज करना ही पड़ेगा उसके लिए। तो बोल रहा है कि जहां पे भी यूज करना है फॉन्ट फैमिली लिख देना, ये ऑसवाल्ड। चलो इसे भी कॉपी कर लेते हैं। हम चाहते हैं इस पैरा में कि इस पैरा का फॉन्ट वैसा हो जाए। तो देखो यहाँ पे मेरा पैरा कलर रेड है, हम यहाँ पे लिख देना है ये फॉन्ट फैमिली। ये हो जाएगा जो भी हम अभी लाएं। कॉमा सैंस सेरिफ, इसका मतलब ये है कि अगर हमको ये नहीं मिल रहा है तो सैंस सेरिफ हो जाए फैमिली टाइप, फॉन्ट टाइप सॉरी। ओके, सब क्लोज करने से अब देखो ये इस तरह से हो गया। तो तुम लोग अब सीख लिए किस तरह से गूगल फॉन्ट को यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट में फॉन्ट के लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फॉन्ट में भी और भी चीज होता है। फॉन्ट फैमिली हो गया, लाइक फिर देख लेते हैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल हो जाता है। फॉन्ट स्टाइल का मतलब कि बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल, इस तरह से। इटैलिक मतलब कुछ ऐसा दिखेगा ये। फिर आता है फॉन्ट साइज, कितना पिक्सल रखना चाहते हो। लाइक अगर हम 40 पिक्सल कर दे जो कि बहुत ज्यादा है, इस तरह से हो जाएगा। और एक और चीज होता है, मतलब तुम साइज को 2-3 पैरामीटर में दे सकते हो। ये होता है फिर REM होता है और एक EM होता है, 3EM। 1 EM बराबर 16 पिक्सल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम लिख सकते हो। एंड फॉन्ट साइज हो गया, और देख लेते हैं और क्या क्या है। फॉन्ट वेट होता है। फॉन्ट वेट का मतलब बोलने से इसका रिलेशन है कि कितना ज्यादा बोल्ड रहेगा। लाइक अगर हम इसे 500 कर दें, ये तो पहले से काफी बोल्ड है, अगर 500 कर दें तो ये देखो 1000 कर देते हैं। इसका वेट बढ़ जाता है, कहने का मतलब विथ अपने आप में। ये तुम्हारा रहा फॉन्ट से रिलेटेड चीज। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लिस्ट ये सब में। लाइक नैप बार होता है, कोई भी वेबसाइट में जाते हैं ऊपर नैप बार रहता है, होम लिखा हुआ रहता है, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह से काफी सारी चीज लिखा हुआ रहता है। तो वहां पे कुछ चीज किया जाता है। इसके बाद भैया तो होवर होता है, क्लिक होता है, एक्टिव लिंक होता है। देखो बता दें सब। रन देते हैं ऐसे। तो जो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसे बोल्ड कर देते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर, और इसके अंदर भी एक टैग है, हाइपरलिंक टैग। दे देते हैं कुछ लाइक WC स्कूल का, यहाँ पे दे देते हैं लिंक। ये देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर अच्छा समझो, H2 है, H2 के अंदर हम लिखे हैं तो H2 है, H2 के अंदर लिखे कि जो भी चीज रहेगा थोड़ा और बोल्ड रहेगा। उसके अंदर रहेगा क्या, क्लिक हेयर। क्लिक हेयर पे हम क्या कुछ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो हाँ कुछ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, एक हाइपर लिंक कि जब भी इस पे क्लिक हो
वो हमको इस जगह पे रीडायरेक्ट कर दे, इस साइड पे। तो क्या ये काम कर रहा है देख लेते हैं एक बार। ये क्लिक किया, HRF टैग तो सही लग रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है? बस something, रुको देख ले एक बार और। जरा ये कहाँ चला गया? अच्छा, कुछ लिखे ही नहीं थे यहाँ पे। मुझको लग रहा है हम सही तरीके से लिख नहीं रहे हैं, तो देख ले रहे हैं। पैरा HRF सही तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन क्या गड़बड़ हो रहा है? कोई बता सकता है क्या गड़बड़ हो रहा है? दिख रहा है? देखते हैं ये जो हम उस वक्त बना के रखे हैं। इक्वल साइन भैया, एक इक्वल साइन के बाद एक स्पेस दिए गए हैं, वो होना नहीं चाहिए नहीं या नहीं? नहीं, इससे कोई गड़बड़ नहीं होता। बिल्कुल। नहीं, इससे कोई गड़बड़ नहीं। अरे, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? वो भी डिस्टेंस लिखा हुआ था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, हम पहले लिख दिए थे। असल में जो लिखना रहता है ये पैराग्राफ, ये हम पहले लिख दिए थे। ये असल में एंकर टैग के अंदर तुमको लिखना होता है कि तुम क्या चीज़ को रिडायरेक्ट करना चाह रहे थे। यहाँ पे हम पैराग्राफ लिखे थे और उसके अंदर लिख दिया लिंक, बट नहीं, वैसा नहीं होता है। तुम जहाँ पे भी लिंक लिख रहे हो, लिंक को क्लोज करने से पहले उसके बारे में लिख दो कि लिंक क्या है। तो क्लिक टू विजिट इस तरह से, और फिर एंकर टैग को क्लोज करो। तो ये दिख रहा है जो भी है लिंक, इस पर क्लिक करते हैं तो ये जा रहा है ध्रुव स्कूल पे। अब हम चाहते हैं कि जब हम होवर करें तो ये किसी और कलर का हो जाए, जब एक बार क्लिक हो चुका हो तो किसी और कलर का हो जाए, और जब एकदम न्यू हो, यानी कि जब इस पर क्लिक ना हुआ हो तो किसी और कलर का रहे। तो इसे 3-4 पार्ट में लोग बांटते हैं। एक बोलते हैं एक्टिव लिंक, जब क्लिक नहीं हुआ है, नहीं सॉरी, जब क्लिक हो चुका है। अनविजिटेड, जब क्लिक नहीं हुआ है। विजिटेड, जब क्लिक हो चुका है। और होवर। तो इस पे हम लोग CSS लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए, यानी कि एंकर टैग को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव। एक्टिव का मतलब कि जब एक्टिव हो लिंक। तो इस वक्त हम लोग का कलर होना चाहिए, रेड कर देते हैं। देन जब होवर करें इस पे, तो होवर करें तो इसका कलर होना चाहिए येलो। होवर हो गया, एक्टिव हो गया, फिर और दो होता है, देख लेते हैं। एक हो गया लिंक, होवर, और एक विजिटेड। ये हुआ लिंक। तो जब लिंक हुआ तो कलर क्या होना चाहिए? रेड। नहीं, रेड तो कर चुके हैं, इसे कर देते हैं ब्राउन। तो जब विजिट कर चुके होंगे तब कैसा होना चाहिए? अब एक्वा कर देते हैं, देखते हैं। देखो अब ये न्यू है, ठीक है। यहाँ पे देखो विजिटर में दिखा रहा है ऐसा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर से राइज होता है।
विजिटेड एक्वा। अच्छा देखो, ओके। सो ये है मेरा एंकर टैग, इसके अंदर जो भी है यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, सही ऑर्डर में इसको नहीं लिखे हैं। इसका सही ऑर्डर होता है पहले पहले होता है लिंक, लाइक जब वो अनविजिटेड हो, देन विजिटेड, देन होवर, और उसके बाद फिर एक्टिव। ये 4 होता है इसका। इसी ऑर्डर में लिख लेंगे वहाँ पे, लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव। तो एक और चीज तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे अंडरलाइन है। तो अगर इस अंडरलाइन को तुम हटाना चाहते हो तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो, एक पहले ए लिख दो और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इससे क्या होगा कि अंडरलाइन हट जाएगा। देखो ये अभी एक्वा है, यहाँ पे जब होवर कर रहे हैं तो ये येलो हो रहा है, जब क्लिक करेंगे तो ये देखो रेड हुआ। तो इस तरह से वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, अगर देखो अगर हम इंटरनल फाइल को लें, अच्छा रुको एक बार देख लेते हैं। अगर हम यहीं पे अगर इसके जगह पे कोई इंटरनल फाइल लें, लाइक tutorial.html करके भैया, हम्म, actually I am out of station now, so I am facing some network issues. So I have ओके missed ओके। certain parts in this lecture. So what can I do actually? The tutorial will be posted into YouTube also, so you can watch it there. Okay. Okay, so like you can see now that the color is changing according, like yes there is one problem, और हम अभी उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो लिव इट। और जैसे कि जो भी एक कलर है अभी होवर किए तो ये येलो है, जब इसको क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाता है इस तरह से। तो ये था एंकर टैग का चेंज करने का तरीका। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है लाइक लिस्ट। जब तुम लोग लिस्ट बनाते हो तो वहाँ पे तुम लोग देखते होगे कि एक बुलेट बना हुआ रहता है। तो अगर तुम लोग नहीं उस बुलेट को चाहते हो तो हटा सकते हो, या उस बुलेट को डेकोरेट करना चाहते हो तो उसका एक अलग तरीका है। तो यहाँ पे एक जल्दी से एक लिस्ट बनाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं पहले। देखो यहाँ पे इस तरह से आया और ये डॉट डॉट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम जो शुरुआत में किए थे, जिसको भी हम थोड़े पहले कमेंट आउट कर दिए थे, हटा दें कि एस्ट्रिक जो कि यूनिवर्सल होता है, अगर मार्जिन पैडिंग का 0 रख दे, ठीक है, तो देखो तुमको ये चीज़ नहीं दिखेगा डॉट डॉट, क्योंकि ये मार्जिन पैडिंग को पूरा हटा देता है और डॉट को भी हटा देता है। अगर तुम चाहता है कि नहीं डॉट तो है बट हम बस उसको चेंज करना चाहते हैं, लाइक वो किस तरह से दिखता है, तो वहाँ पे तुम लोग अलग CSS यूज कर सकते हो। डॉट एल में जाकर, डॉट एल सॉरी लिस्ट है, डायरेक्टली लिस्ट लिखो। और फिर डेकोरेशन होता है, यहाँ पे बुलेट्स होता है, तुम कैसा चाहते हो। सो लिस्ट स्टाइल टाइप होता है। असल में देखो ये इतना सारा चीज़ है ना, याद रखना पॉसिबल नहीं है। अगर तुमको कभी जरूरत है कि हाँ हम इसको कैसे चेंज करें, ठीक है, लाइक तुम चाहते हो कि हमको पता नहीं है कि कैसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो सकता है, लाइक अभी देख रहे लिंक था, लिंक के नीचे एक अंडरस्कोर बार था, तो उसको हटाना था। तो वहाँ पे तुम लोग सर्च कर सकते हो कि CSS टू अप्लाई ऑन
लिंक, इस तरह से सर्च करोगे तो आ जाएगा जो भी है, लिंक सेलेक्टर इस तरह से। उसमें जितना भी CSS है तुमको दिखेगा, लाइक ए लिंक, देखो विजिटेड, होवर, ये सब भी है। और रिसोर्सेस यही सब है, WCS स्कूल, यहाँ पे जाके तुम लोग बहुत सारा पढ़ सकते हो। देखो कितना सारा होता है, हर एक को याद करना पॉसिबल नहीं है। बस समझ लो कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा चीज़ भी होता है, और उतना रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट भरा पड़ा है तुम्हारे पास, दिमाग में कितना रखोगे, आगे बहुत सारे लैंग्वेज भी सीखना है। तो जब भी जरूरत पड़े तो हाँ, बस इतना ही याद रखो कि ऐसा ऐसा चीज़ होता है, एग्जैक्टली तुम वो याद रखने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये इसको ऐसा कमांड देते तब होता है, यहाँ पे ये लिखते, क्योंकि इतना सा चीज़ तुम रख नहीं पाओगे। बस याद रखो कि हाँ ऐसा चीज़ होता है, जब भी जरूरत पड़े सर्च कर लो। यूट्यूब, गूगल तुम अल्टीमेट गुरु है। ओके सो हाँ अंडरलाइन और लिस्ट टाइप था, और इसे हम कर देते हैं स्क्वायर, तो जो सर्किल में है वो तुमको स्क्वायर में दिखेगा। स्क्वायर काफी छोटा है इसलिए शायद नहीं दिख रहा हो, पर ये स्क्वायर हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बॉक्स मॉडल CSS। बॉक्स मॉडल CSS क्या होता है, तो देखो एक डिवीजन बनाते हैं पहले हम लोग बॉक्स मॉडल का। अच्छा सर मैं यहाँ पे बनाया हुआ, हम इसको दिखा देते हैं। एक मॉडल बना है, ठीक है, जहाँ हम लेबल दिए हैं नेम, और इनपुट टाइप उसका है टेक्स्ट, ठीक है। ये जो डिवीजन बनाया है, हम इसका एक विड्थ दिए और एक हाइट दिए, देखो यहाँ पर बॉक्स मॉडल। ये यहाँ पे बॉक्स मॉडल की क्लास है, विड्थ दिए 400, हाइट दी 200। अगर हम इसका हाइट 300 कर दें तो ये चेंज हो जाएगा, इसका हाइट बढ़ जाएगा। और बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया है तो ग्रीन हो गया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट ये जो बॉक्स मॉडल है, अब हम चाहते हैं मार्जिन पैडिंग, लाइक जस्ट अ मिनट, अभी देखो इसका इनपुट कैसा जा रहा है, जब हम लिख रहे हैं कुछ भी एकदम लेफ्ट से टच होके आ रहा है, ठीक है, हर एक चीज एक दूसरे से काफी टच में है। हम चाहते हैं नहीं, जब इसका हम इनपुट दें, जो भी इनपुट है लेफ्ट से थोड़ा एक शिफ्ट में हो, तो वैसे आए। तो देखो जब भी तुम किसी बॉक्स के अंदर किसी तरह का स्पेस देना चाहते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग पैडिंग। वही अगर बॉक्स के बाहर से तुम उसको अलग करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं मार्जिन। देखो पता चल जाएगा अभी। पैडिंग लेफ्ट की है, ठीक है, ये एक इनपुट बॉक्स है। इनपुट बॉक्स कौन सा, ये है। हम बोल रहे हैं जो भी इनपुट बॉक्स है उसमें पैडिंग दे रहा है 30 पिक्सल, तो देखो और लेफ्ट से दे रहा है, यानी कि ये लेफ्ट से 30 पिक्सल अलग हो जाएगा। अब देखो जब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट हुआ। अगर हम लोग चाहे बोले कि ये राइट से भी वही हो, देखो जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा, राइट से भी शिफ्ट हो गया है। टॉप से चाहे ये मतलब कि कंप्लीटली वो हो चुका है, टॉप से भी है बॉटम से भी है। अभी देखो मार्जिन बता रहे हैं, ये था पैडिंग। जब मार्जिन का बारी आता है तो जैसे कि बोले कि वो बाहर से स्पेस को लेता है, पैडिंग था कि वो बॉक्स के अंदर से स्पेस को लेगा। अब अगर हम चाहते हैं ये बॉक्स ऊपर से या लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी एक स्पेस मिले तो वहाँ पे लिखेंगे मार्जिन, जहाँ जिस डायरेक्शन में भी चाहते हैं। और अगर ऑल डायरेक्शन में सेम चाहते हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं मार्जिन 10 पिक्सल। तो इससे क्या होगा कि हर तरफ से उतना हम लोग को गैप मिल जाएगा इस तरह से। और अगर हम चाहते हैं नहीं, हम स्पेसिफिक रहना चाहते हैं, हम बोलते हैं नहीं हमको लेफ्ट और टॉप से ही चाहिए,
तो इस तरह से होगा, टॉप से भी मिल गया, लेफ्ट से भी मिल गया। ये नेम देखो फिक्स रहा, बट यहाँ से इसको एक मिल गया विथ स्पेस। तो इस तरह से होता है मार्जिन एंड पैडिंग। बॉक्स मॉडल हो गया। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्स बॉक्स। सीएसएस में देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत लोगों को, क्योंकि ये उतना एक्यूरेट नहीं है हर चीज़ को लेके। लाइक जब तुम प्लेस करते हो चीज़ों को, तो तुम जहाँ भी अलाइन करना चाहते हो वहाँ पे होता नहीं है। अगर होता भी है तो कुछ और तुम प्लस में ऐड किए तो वो चीज़ वर्क नहीं करता है, वो अपना लेआउट को मतलब फिक्स नहीं रख पाता है। और भी चीज़ होता है जो कि बताया नहीं है अभी, पोजिशनिंग होता है, जहाँ पे तुम फिक्स करते हो सकते हो कि हाँ ये इसी पोजीशन फिक्स रहेगा, राइट या लेफ्ट, तो काइंड ऑफ थिंग होता है। तो उसी तरह से एक चीज़ होता है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? तो ये एक तरह का कंटेनर होता है जिसके अंदर तुम एलिमेंट्स को रखते हो। लाइक इसका इमेज हम अगर तुमको दिखाएं, तो देखो ये एक जो कंटेनर बाहर से तुमको दिख रहा है, ये होता है फ्लेक्स बॉक्स। और इसके अंदर जो होता है उसे कहते हैं फ्लेक्स आइटम। देखो आइटम 1 है, फ्लेक्स आइटम 1, फ्लेक्स आइटम 2। तो एक्सिस होता है, डिपेंडिंग अपॉन तुम किस एक्सिस को मेन रख रहे हो उस हिसाब से वो चलता है, ये बाद में बताएंगे। पर फ्लेक्स कहने का मतलब अगर तुम HTML या CSS को बता दिए कि हाँ ये बॉक्स फ्लेक्स है, तो वो समझ जाएगा ये फ्लेक्स है और हर एक आइटम को हॉरिजेंटल अलाइन कर देगा। क्योंकि अगर तुम अभी किसी भी आइटम को लिखते हो तो वर्टिकल अलाइन होता है, जैसे कि देखो ये हम एक डिवीजन बनाए थे और इसके अंदर 4 और डिवीजन बनाए, ठीक है, जिसका नाम ऐसा ही 1 2 3 4 रख दिए हैं। और यहाँ पे इसका डॉट कंटेनर है और डॉट आइटम हम इसमें इम्प्लीमेंट किए हैं। एक चीज बता रहे हैं क्या क्या किए हैं। देखो सबसे पहले हम लोग आइटम पे CSS लगाएंगे, ठीक है। पहले क्लास दिए इसको आइटम और अब CSS इस पे लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस पे दिए बैकग्राउंड कलर, किसका बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। अच्छा बॉर्डर हम एक चीज मिस कर दिए, सॉरी, बॉर्डर बता देते हैं। देखो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, 4 एलिमेंट है बस। अब अगर हम यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं रेड, ये तुमको दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये अगर हम इसको और कुछ स्पेसिफिक देना चाहें, हाइट विड्थ, चलो हाइट भी दे देते हैं 40 पिक्सल, विड्थ भी दे देते हैं कुछ वैसा ही 20 पिक्सल। तो ये देखो अब तुमको किस तरह से दिखेगा। पर अभी तुम देख रहा है कि सब कुछ एक दूसरे के साथ लग रहा है कि सटा हुआ है, सब कोई एक है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या से, मार्जिन और पैडिंग से। तो पैडिंग दे देते हैं इसको 10 पिक्सल और मार्जिन भी दे देते हैं कुछ भी, समझो वही 10 पिक्सल ही दे देते हैं। तो अगर तुम सिर्फ 10 पिक्सल लिख रहा है, इसका मतलब कि राइट लेफ्ट टॉप बॉटम सब तरफ से ये 10 पिक्सल ही है। तो देखो इस तरह से ये अलग हो गया, बाहर से भी ये स्पेस से अलग हुआ और अंदर वाले स्पेस से भी ये अलग हुआ, क्योंकि पैडिंग का मतलब होता है अंदर के स्पेस से अलग होना। मार्जिन का मतलब आउटर वाला जो तुम्हारा है वहां से स्पेस को लेता है। अब देखो बॉर्डर आता है, यहाँ पे बहुत सारा बॉर्डर का होता है प्रॉपर्टी। लाइक बॉर्डर अगर हम तुमको कलर दे, तुम बॉर्डर कलर कुछ भी लिख सकते हो, लाइक एक्वा, ये लिखे देखो, क्या बॉर्डर का कलर दिखेगा? नहीं दिख रहा है, क्यों? बहुत छोटा है। इसको दिखाने का तरीका है, तुम यहाँ पे लिख सकते हो बॉर्डर साइज या विड्थ, सॉरी बॉर्डर का विड्थ होता है, साइज नहीं होता है। बॉर्डर का विड्थ दे दो कुछ लाइक 5 पिक्सल। देखो अभी भी नहीं दिख रहा है। एक और चीज यहाँ पे देना होता है, वो होता है बॉर्डर स्टाइल। किस तरह से बॉर्डर दिखेगा, क्या वो सॉलिड रहेगा कि डॉट में रहेगा, कैसा रहेगा?
दिख रहा है। ये एक सॉलिड है जिसका मतलब बॉर्डर सॉलिड है और इसका विड्थ 5 पिक्सल है। अगर हम सॉलिड ना देके डॉटेड देते हैं तो देखो कैसा होगा। देखो ये डॉट हो गया। इसका हम लोग रेडियस भी दे सकते हैं। चाहते हो कि थोड़ा सर्कल टाइप में रहे या कर्व रहे तो इसको तो रेडियस भी दे सकते हो। 5 पिक्सल दे दिए। हल्का सा हुआ नहीं पता चल रहा है तो इसको हम थोड़ा बढ़ा के दे सकते हैं बस दिखाने के लिए। तो देखो इस तरह से हो गया। और ये जो बाहर में तुमको बॉर्डर दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि बाहर का जो डिवीजन था ये डिवीजन हम इसको भी एक बॉर्डर दिए हैं। तो यहाँ पे ये कंटेनर है, इसको अब देख ली। देखो यहाँ पे 3 बार में हम बॉर्डर लिखे, एक विड्थ लिखे, कलर लिखे और स्टाइल लिखे। ठीक है, तुम अगर इतना नहीं लिखना चाहते तुम एक बार में लिख सकता है। डायरेक्टली विड्थ लिखो, कितना विड्थ का चाहिए, सॉलिड चाहिए कि डॉटेड चाहिए और कौन सा कलर का चाहिए, डायरेक्टली लिख दो। अगेन क्या ये सब चीज़ रखने का जरूरत है? नहीं, एकदम नहीं। तुमको बॉर्डर चाहिए, तुमको नहीं याद है कैसे लाना है, जाओ गूगल पे सर्च कर लो डायरेक्टली। बस तुमको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ एग्जिस्ट करता है। देन इसका हाइट दिए है 45 व्यू हाइट, मतलब कंटेनर का, ये जो कंटेनर तुमको दिख रहा है। अब देखो हम डिस्प्ले अभी फ्लेक्स हटाते हैं, ये सबको भी कमेंट आउट करते हैं। तो ये कैसा दिखेगा अभी? जब भी तुम 4 आइटम को लिखते हो तो वो नॉर्मली वो वर्टिकली अलाइन होता है जब तक तुम उसको हॉरिजेंटली अलाइन ना करो। तो यही फायदा होता है फ्लेक्स का। अगर तुम चाहते हो कि सारा जो भी आइटम है, लाइक इमेज तुम लाया या फिर कुछ भी लाया, तुम उसको चाहते हो कि हम हॉरिजेंटली अलाइन करें, तो यहाँ पे काम डिस्प्ले फ्लेक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे तुमको करना कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली बस लिख देना होता है कि हाँ हम कैसा डिस्प्ले चाहते हैं। तो हम चाहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। बहुत सा होता है, इनलाइन भी होता है, तो यहाँ और वो सब बाद में देखेंगे। अभी फ्लेक्स फ्लेक्स रखें तो देखो ये इस तरह से। अभी भी देखो ये इस तरह से हुआ है। अगर हम चाहते हैं एकदम मिडल में रहे किसी और तरीके से, लाइक तुम चाहते हो कि नहीं हम वापस कॉलम टाइप में चाहते हैं, ऐसा कर तो कॉलम हो जाएगा। रो रिवर्स होता है। रो रिवर्स क्या होता है? देखो पहले आइटम कैसे था 1 2 3 4, अभी ये 4 3 2 1, मतलब रो में ही है पर रिवर्स होकर आइटम डिस्प्ले हो रहा है। देन जस्टिफाई कंटेंट एक होता है। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब कि तुम्हारा कंटेंट कहाँ पे होना है एग्जैक्टली। तो हम कर दिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में हो गया। देन अगर तुम चाहते हो नहीं सेंटर में ना रहे, यहाँ रहे फ्लेक्स स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग से दिखे, तो देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अभी ये सबको सारा प्रॉपर्टी को और डिटेल में बताएंगे। ये डिस्प्ले फ्लेक्स अगर तुम लोग समझ गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम CSS में अच्छे से मास्टर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। देन अलाइन आइटम सेंटर, तो जिससे जस्टिफाई कंटेंट देखो क्या किया था सेंटर जब किए थे, तो ये हॉरिजेंटली अलाइन किया था सेंटर में। देखो हॉरिजेंटली सेंटर में अलाइन किया। तुम चाहते हो वर्टिकली भी सेंटर में अलाइन करे, तो अलाइन आइटम सेंटर, इससे क्या होता है कि वर्टिकली भी वो अलाइन कर देता है सेंटर में। देखो अब तुम्हारा ओवरऑल वर्टिकल भी हॉरिजेंटल भी सेंटर में लाइन है, एक रो की तरीका से, ना कि एक कॉलम की तरीका से। कॉलम में भी हो सकता था अगर तुम इसको कॉलम कर दो इस तरह से। देखो ये इस तरीका से अलाइन हो जाएगा। अभी ये सबका प्रॉपर्टी पे और देखो एक और चीज़, अगर तुम चाहते हो कि ऑन स्पॉट हम देखें किस तरह से दिखता है, कुछ नहीं, इंस्पेक्ट में जाओ। ये देखो यहाँ पे ये जो डिवीजन है कंटेनर जो कि बनाए थे, इस पे ये स्पेशली फ्लेक्स लिख के रखा है। ये हम नहीं लिखे, हम बस लिखे थे कि डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए, पर ये यहाँ पे शो कर रहा है। कहने का मतलब ये फ्लेक्स एक अलग तरह का प्रॉपर्टी होता है जो कि बताता है कि नहीं अब आइटम उस तरह से ट्रीट नहीं होगा जैसे नॉर्मली होता है। अब ये वर्टिकली नहीं दिखेगा, अब ये हॉरिजेंटली दिखेगा जब तक तुम अलग से इसको कमांड ना दो कोई भी चीज़ का। यहाँ पे देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है,
इस पर डबल क्लिक करें, देखो यहाँ पे बहुत सा प्रॉपर्टी तुम्हारा आ गया कि किस तरह से है। अगर फ्लेक्स इंड करेंगे तो देखो इंड में दिख रहा है। इसको फिर से और चेंज करके दूसरा करके देखते हैं। लाइक स्पेस बिटवीन से क्या होगा, उसके बीच में सारा स्पेस आएगा पर बॉर्डर से वो सटा हुआ रहेगा। देखो बॉर्डर से ये पूरे से सटा हुआ है। स्पेस अराउंड भी होता है एक, स्पेस अराउंड से क्या होगा, देखो बॉर्डर से भी स्पेस आएगा और अंदर भी स्पेस आएगा। इस तरह से बहुत सा प्रॉपर्टी होता है, तुम लोग को देखना होगा। जैसे जैसे तुम प्रोजेक्ट बनाओगे उस तरह से तुम लोग खोज सकते हो। इंड हो गया तो इंड में हो जाता है इस तरीके से। फ्लेक्स बॉक्स और कुछ ऑर्डर होता है यहाँ पे फिर। लाइक देखो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से दिख रहा है। तुम चाहते हो कि नहीं कुछ आइटम लाइक 1 इस जगह पे दिखे, 3 पहला वाला जगह पे दिखे, तो यहाँ पे तुम लोग ऑर्डर कर सकते हो। लाइक देखो हायर ऑर्डर वाला चीज लास्ट में दिखेगा, लोअर ऑर्डर वाला चीज पहले दिखेगा। तो आइटम 1, देखो यहाँ पे इसको हम एक और क्लास दिए थे आइटम 1। तुम एक डिवीजन को या एक एलिमेंट को बहुत सारा क्लास भी दे सकता है, क्योंकि तुम हो सकता है अलग अलग चीज इम्प्लीमेंट करना चाहो अलग अलग जगह। तुम एक ही CSS नहीं लिखना चाहते हो, अलग अलग CSS में लिखना चाहते हो, तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग क्लास दे दो। लाइक आइटम दिए डिजाइन के लिए, और आइटम 1 हम इसका नाम दिए ताकि हम यहाँ पे ऑर्डर लिखना चाह रहे हैं। तो क्लैरिटी भी रहता है कोड में कि हाँ कौन सा क्लास किस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है, कौन सा टास्क स्पेसिफाई कर रहा है। सो ये हुआ आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, ये चारों का अलग अलग हम क्लास दे दिए हैं। तो हम दिए आइटम 1 को ऑर्डर 4, कहने का मतलब जो पहला वाला है इसको सबसे ज्यादा ऑर्डर दे दिए। अब ये सबसे ज्यादा ऑर्डर का है तो सबसे आखिरी में जाएगा इस तरह से। तो देखिए ये हो गया 4 3 2 1 उल्टा। तो इस हिसाब से तुम अरेंज कर सकते हो। देन होता है फ्लेक्स ग्रो, कहने का मतलब तुम किसी स्पेसिफिक आइटम को अगर चाहते हो कि उसका साइज हम बड़ा करें या वो ज़्यादा कवर अप करे स्पेस, फिर फ्लेक्स ग्रो होता है। ऐसा करो तो देखो ये ज़्यादा कवर अप कर लिया इस तरह से। एंड वन मोर थिंग, रैप। देखो एक रिस्पॉन्सिव चीज होता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हो सकता है कि तुम्हारे सिस्टम में जैसा दिख रहा है, तुम्हारे लैपटॉप में जैसा दिख रहा हो, तुम्हारे मोबाइल पे वैसा ना दिखे, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ही होता है रिस्पॉन्स करना अकॉर्डिंग टू द डिवाइस। क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं हाइट विड्थ जो भी फिक्स कर रहे हैं, पोजीशन फिक्स कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं आइटम्स को, वो अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम कर रहे हैं जिस पे अभी बना रहे हैं। पर तुमको हर एक चीज, हर एक डिवाइस का ध्यान देना होगा कि तुम जिस डिवाइस के लिए भी वो CSS लिख रहे हो हर एक पे चलना चाहिए। तो क्या होता है कि कभी कभी तो हम लोग को ऐसा करना पड़ता है, हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग CSS लिखना पड़ता है, और कुछ कुछ चीज एडजस्टेबल होता है जो कि हर एक डिवाइस पे काम कर जाता है। जैसे यहाँ पे देखो अभी नॉर्मल जब भी डिवाइस का विथ हाइट ऐसा रहेगा तो ये हमको ऐसा दिख रहा है, चलो सही है। जैसे जैसे डिवाइस का छोटा करते जाएंगे तो ये कुछ अजीब हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, पोजीशन में है ही नहीं। तो नहीं, हमको ऐसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहे, नॉर्मल कम वेट वाले मोबाइल पे भी अच्छा से दिखे। तो वहाँ पे ये यूज करते हैं हम लोग, फ्लेक्स रैप। इससे क्या होता है कि वो उस चीज़ को रैप कर लेता है अपने अंदर। देखो रिफ्रेश किए, नाउ देखो अब ये बाहर नहीं निकल रहा है, अब डिवीजन के अंदर ही है, तो इस तरह से हो रहा है। तो ये चीज़ होता है। तो ये था रैप के बारे में। सो CSS के बारे में देखो बेसिक्स जो चीज़ है वो यही सब है। इमेज हो गया, इमेज को कैसे लगाना है, लिंक हो गया, नेविगेशन बार, कलर, बॉक्स मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन, फ्लेक्स बॉक्स, ये सब होता है। फ्लेक्स बॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम इसको अच्छे से समझ गए तो तुम बहुत सी चीज़ को
बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ग्रिड होता है, ग्रिड ये सब आज नहीं कवर अप करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ होता है। सो और रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हो, तो WCS स्कूल है ही, बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को रहता है। वहाँ पे तुम लाइव कोड करके देख सकते हो कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करें तो ये कैसा होगा। देन यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे चैनल है अच्छे अच्छे, तुम उनको भी फॉलो कर सकते हो CSS के लिए। CSS में काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होता है। ये मतलब कि ये तो वियर्ड लैंग्वेज नहीं, वियर्ड होता है काफ़ी, जहाँ तुम एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो और दूसरा चीज़ के साथ वो कोलैप्स कर जाता है बहुत बार, तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्यों रहा है। तो कोई नहीं, इजी से स्टार्ट करो, नॉर्मल चीज़ से स्टार्ट करो, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। और आज यहीं तक रखते हैं सेशन को। एंड देन अब 15th को हम लोग का एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा जो कि सूडीप लेगा, वो एक डेमो प्रोजेक्ट होगा और एक बेटर प्रोजेक्ट रहेगा। लाइक तुम इसको अपने, अगर तुम इसको अच्छे से बना लिए तो तुम इसको रिज्यूमे पे भी ऐड कर सकते हो, ये उस लेवल का प्रोजेक्ट होगा। ओके, आज यहीं तक रखते हैं फिर इस सेशन को। भैया आप लोग यूट्यूब पे कब देंगे, मतलब ये सब वीडियोस हैं? सेशन खत्म हो जाने के बाद। ओके।